नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग निरंतर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और आप सभी की बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है, इसके लिए मैं आपको अपनी पूरी टीम की तरफ से एक बार आभार व्यक्त करता हूं। और यह जो 10 प्रश्नों की हम श्रृंखला लेकर के आते हैं आपके लिए, यह आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम और बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देख करके बनाई गई है। जहां जहां भी आपसे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि यह हमारी जो श्रृंखला है यह बहुपयोगी सिद्ध होगी और आप सभी के जो सुझाव आ रहे हैं उस पर भी हमारी टीम बराबर काम कर रही है और उससे हमें बड़ी ऊर्जा मिल रही है। और बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न ज्यादातर भारत की राज्य व्यवस्था से रहा है और संयोग से आज भी पहला प्रश्न जो है वो भारत की राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्यों पर लागू होते हैं? पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्यों पर लागू होते हैं? तो 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, 7 राज्यों पर, 5 राज्यों पर, 4 राज्यों पर या 3 राज्यों पर। तो हमारे आज के इस पहले प्रश्न का सही जवाब है कि पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों पर यह प्रावधान लागू होते हैं। 6वीं अनुसूची में जो वर्णित प्रावधान है, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों से संबंधित, वहां के प्रशासन, वहां के सामान्य कानून व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रावधान किए गए हैं उनका उल्लेख संविधान की 6वीं अनुसूची में किया गया है। और वो राज्य कौन कौन से हैं ये भी हम जान लेते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पहला राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा, मिजोरम। इन 4 राज्यों का उल्लेख संविधान की 6वीं अनुसूची में किया गया है। अब थोड़ा सा नजर डालते हैं भारत के संवैधानिक प्रावधानों और अनुसूचियों के बारे में जान लें हम लोग। अनुसूचियां संविधान में थी कितनी? जब संविधान हमारा लागू हुआ तो अनुसूचियां थी 8 और वर्तमान में अनुसूचियां संविधान में है 12। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान लागू होने की तिथि में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो वहां पर आपका जवाब होगा 8 अनुसूचियां। और आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वहां पर आपको जवाब देना है 12 अनुसूचियों का वर्णन भारत के संविधान में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रायः कोयले की खदानों में होने वाले विस्फोट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी? ऐसी तमाम खबरें सोशल मीडिया में आती रहती हैं, प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, कि कोयले की खदान में कोई बड़ी दुर्घटना हो गई और बहुत सारे लोग घायल हुए या उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो उस जो दुर्घटना होती है विस्फोट के पीछे कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन। तो हमारे आज के दूसरे प्रश्न का सही जवाब है मीथेन। मीथेन की अधिकता के कारण कोयले की खदानों में विस्फोट होता है और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। अब हम विकल्पों पर चर्चा करना चाहेंगे कि जो 4 यहां पर गैसें दी हुई हैं इनके बारे में कुछ हम ऐसा जाने जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मीथेन का जो सूत्र होता है वह होता है CH4, ये भी हमको याद रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र है वह है CO2, इसको CO2 कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हमारी नाइट्रोजन है इसको लिखा जाता है N2 फॉर्म में, N2 करके इसको लिखा जाता है। और जो हमारी आर्गन है, आर्गन को कहा जाता है AR, ये इसको संकेत के रूप में लिखा जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा और जान लें। इनमें से कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं? वैश्विक तपन को बढ़ाने में इनमें से कौन कौन सी गैसों की भूमिका सकारात्मक है? तो मीथेन एक ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली प्रमुख गैस है। मीथेन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली प्रमुख गैस है, भी आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान करती है। बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में जो भी ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं हैं आ रही हैं, बहुत सारे बदलाव देखे जा रहे हैं मौसम में, जलवायु में, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी गैस का है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन जो है वह वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, लगभग 78%। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.03%, ये भी आपको याद रखना है।
आर्गन एक अक्रिय गैस है। कैसी गैस है? तो आपको याद रखना है अक्रिय गैस है, क्योंकि यह कोई अभिक्रिया नहीं करती है और इसकी जो प्रतिशत मात्रा है वायुमंडल में वह अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा है। यह भी आपको याद रखना है, अक्रिय गैसों में आर्गन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज्यादा है 0.93%। यह भी आपको याद रखना है 0.93% करके आर्गन गैस जो है वो पाई जाती है वायुमंडल में, और यह एक अक्रिय गैस है। भी आपको याद रखना, अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा अगर किसी की मात्रा है तो आर्गन की है, और सक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा किसी की मात्रा है तो नाइट्रोजन की है। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? नदी तंत्र से एक सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। वो नदी वैश्विक स्तर की भी हो सकती है, किसी राष्ट्र की भी हो सकती है, आपके प्रदेश की भी हो सकती है, गृह राज्य जहां की आप परीक्षा देने जा रहे हैं वहां से भी आपसे राज्य विशेष से सवाल पूछा जा सकता है। तो नदी तंत्र से एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है, और हमारी टीम का प्रयास रहता है कि संतुलित रूप में हम इस सीरीज को आपके सामने लेकर के आए। तो इसी क्रम में यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है, वो ये नदी तंत्र का एक क्वेश्चन लिया गया है। 4 विकल्प यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, सिंधु, गंगा, नर्मदा और सतलज। तो इन चारों नदियों में एक नदी ऐसी है जो प्रायद्वीपीय नदी है, तो उस नदी का नाम है यहाँ पर नर्मदा। नर्मदा भारत की प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है, और विकल्प के अनुसार जो 3 नदियां हैं ये हिमालयी नदियां हैं। ये हिमालयी नदियां हैं। भारत में प्रवाह की दृष्टि से नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रायद्वीपीय, जैसा कि आज का प्रश्न है यहां पर। दूसरा आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे हिमालयी, और तीसरा आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे अंतःस्थलीय। 3 प्रकार की नदियों का उल्लेख किया गया है। एक नदी ऐसी होगी जिसका उद्गम और प्रवाह प्रायद्वीपीय क्षेत्र में होगा, एक प्रकार की नदी ऐसी होगी जिसका उद्गम और प्रवाह उद्गम हिमालय क्षेत्र में होगा, और प्रवाह या तो बंगाल की खाड़ी की तरफ होगा या अरब सागर की तरफ होगा। प्रायद्वीपीय नदियों का भी प्रवाह या तो बंगाल की खाड़ी की तरफ होगा या अरब सागर की तरफ होगा। तो जो प्रायद्वीपीय नदियां अरब सागर की तरफ जाती है उनको पश्चिम प्रवाही नदी कहा जाता है, और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है उनको पूर्वी प्रवाही कहा जाता है। हिमालयी नदियां भी दो दिशा में प्रवाहित होती हैं। अगर पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही हैं तो अपना जल वो बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करेंगी, और अगर पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रही हैं तो वह अपना जल अरब सागर में विसर्जित करेंगी। अंतःस्थलीय नदियों को पढ़ा जाता है कि वह नदियां किसी दलदल, बड़े वेटलैंड में या किसी झील में या किसी मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। ऐसी नदियों को अंतःस्थलीय नदी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आज का, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में आपसे एक पुस्तक भी पूछी जा सकती है। वह पुस्तक प्राचीन काल की भी हो सकती है, आधुनिक काल की भी हो सकती है, मध्यकालीन भारत की भी हो सकती है, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित भी हो सकती है, और वर्तमान में चर्चित कोई किताब भी आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है। 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहले विकल्प में है जवाहरलाल नेहरू, दूसरे विकल्प में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और तीसरे विकल्प में दयानंद सरस्वती, और चौथे और अंतिम विकल्प में है महात्मा ज्योतिबा फुले। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी के लेखक आप बताएंगे महात्मा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का योगदान समाज में क्या रहा, कौन सी संस्था इन्होंने चलाई, उसके बारे में भी हम लोग जान ले। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। उन्होंने महिला शिक्षा पर बहुत काम किया है। उन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया है महिला शिक्षा पर। याद रखना आपको, महिला शिक्षा पर उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है, यह भी याद रखना है। अब बचे हुए विकल्पों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, यह भी याद रखना है आपको। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको कहा जाता है भारत का मिसाइल मैन।
भारत का मिसाइल मैन, मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी स्थापना? तो यह भी याद रखिएगा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, ये भी याद रखना है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो आप बताएंगे दयानंद सरस्वती ने दिया। इनके द्वारा एक आंदोलन भी चलाया गया था, शुद्धि आंदोलन। जो लोग सनातन धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में चले गए थे, उनकी घर वापसी के लिए दयानंद सरस्वती के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, उस नाम याद रखना है शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन आर्य समाज की विचारधारा से प्रेरित था और सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो अन्य किसी धर्मों के आचरण को मानने लगे थे, उनको अपने धर्म में पुनः वापस लाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बचपन का नाम भी आपको याद रखना है, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला स्थापित की गई है, कहां पर स्थापित की गई है? आपसे पूछा गया है कि जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है और वो भी भारत का पहला है, कहां पर स्थापित किया गया है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, कानपुर, वाराणसी, पटना और कोलकाता। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है पटना। पटना बिहार, पटना बिहार में भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला का निर्माण किया गया है, भी आपको याद रखना है। डॉल्फिन वेधशाला पटना में निर्मित की गई है और पटना कहां है? वो बिहार की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। और डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया। कौन सी डॉल्फिन? तो आपको याद रखना है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव, जलीय जीव घोषित किया गया है, यह भी याद रखना है। और जैसा कि मैंने पूर्व की वीडियो में आपको बताया, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो याद रखना है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है। रविंद्र कुमार सिन्हा। अगर आप लगातार हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने पूर्व के वीडियो में बताया हुआ है कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई है? तो डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा को दी गई, क्योंकि रविंद्र कुमार सिन्हा जी ने डॉल्फिन के ऊपर बहुत सारा शोध किया है, बहुत सारे उनके शोध पत्र भी प्रकाशित हुए हैं और डॉल्फिन संरक्षण पर सबसे ज्यादा योगदान देने वाले व्यक्तियों में उनको शामिल किया जाता है, इसीलिए उनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी याद रखना है। और गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया जा चुका है, यह भी आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? पहला विकल्प है वर्ष 1986, दूसरा विकल्प है वर्ष 1919, तीसरा विकल्प है वर्ष 1973, चौथा और अंतिम विकल्प है वर्ष 2014। उम्मीद करते हैं कि आपने जो इसमें का सही विकल्प होगा आपके हिसाब से आप वहां तक पहुंच गए होंगे। तो आज के इस प्रश्न का सही जवाब है वर्ष 2019। वर्ष 2019 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। लगातार बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था और इसके बड़े सकारात्मक परिणाम भी आए हुए हैं, यह भी आपको याद रखना है। वर्ष 2019 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे बचे विकल्प है इन पर भी हम चर्चा करते हैं। 1986 में ऐसा क्या हुआ जो हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये भी आपको याद रखना है। और मैं एक चीज और यहां पर आपको क्लियर कर दूं, अगर आपसे यदि यह पूछ लिया जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस घटना के पश्चात लाया गया, ऐसी कौन सी घटना थी
ऐसा कौन सा घटनाक्रम हुआ भारत में जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके कारण भारत में भारत सरकार को द्वारा एक बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ा और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित करना पड़ा। तो आपको याद रखना है वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी नाम की जो दुर्घटना हुई थी भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में, तो इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस घटना की या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और पर्यावरण को संरक्षण प्रदान किया जाए, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, पर्यावरण के प्रति सरकारों और जितने भी औद्योगिक प्रतिष्ठान है इनकी सबकी जवाबदेहिता तय की जाए, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास किया गया वर्ष 1986 में। भोपाल गैस त्रासदी की घटना के पश्चात वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, यह भी आपको याद रखना है। 1973 में क्या हुआ तो आपको याद रखना प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, यह भी आपको याद रखना है। और 2014 में क्या हुआ तो आपको याद रखना है नमामि गंगे, नमामि गंगे परियोजना, नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई, यह भी आपको याद रखना है। हम एक बार पुनः प्रश्न को दोहराएंगे, भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? आपका सही जवाब होगा 2019। अब बचे विकल्पों पर चर्चा करेंगे। वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास हुआ। अब आपसे पूछा जा सकता है कि किस घटना के बाद पास हुआ, तो आपको याद रखना भोपाल गैस त्रासदी वर्ष 1984। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ भारत में और वर्ष 2014 में नमामि गंगे परियोजना को शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है सरकारी सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाकर नागरिकों तक आसानी से पहुंचाना। जो भी सरकारी सेवाएं हैं उनको डिजिटल बनाया जाए और पारदर्शी बनाया जाए, दोनों को डिजिटल और पारदर्शी तरीके से मतलब बना करके नागरिकों तक उन सेवाओं को पहुंचाया जाए, उनका लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। दूसरा विकल्प है सरकारी सेवाओं को पूरी तरह ऑफलाइन कर देना, अर्थात सरकारी सेवाओं में जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनको ऑफलाइन कर देना, ठीक है, उनको ऑफलाइन कर देना। दूसरा है केवल निजी क्षेत्र को डिजिटल सेवाएं प्रदान करना, निजी क्षेत्र को केवल डिजिटल सेवाएं प्रदान करना या प्राइवेट सेक्टर को ही डिजिटल सेवाएं प्रदान करना, ऐसा उद्देश्य है। 4 नंबर का विकल्प है सरकारी डेटा को स्थायी रूप से हटाना, जो भी सरकारी डेटा होता है उसको स्थायी रूप से हटा देना। इन 4 विकल्पों पे सही जवाब है पहला विकल्प सरकारी सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाकर नागरिकों तक पहुंचाना। तो यहां पर 2 चीजों पर जोर दिया गया है, एक तो डिजिटल और दूसरा पारदर्शी। डिजिटल और पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाओं को लोगों तक, उन सेवाओं से लोगों को जोड़ा जाए, सरकारी सेवाओं की जो पहुंच है वो लोगों तक की जाए और शासन प्रशासन में पारदर्शिता हो और लाल फीताशाही को कम किया जाए, ये भी याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है? लगातार हम आपको अपने वीडियो में बता रहे हैं कि हमारा प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न हम ऐसे लेकर के आए जिनका उत्तर आपको नहीं में देना है, या तो कथन की पुष्टि करनी है नकारात्मक रूप से, या प्रश्न में ही दिया होगा कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां पर दिया हुआ कौन सा सुमेलन सही नहीं है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सावधानी बरतते हुए नहीं को अंडरलाइन करना है। अब हमें विकल्प पर आना है, 4 विकल्प में पढ़ने। यहां पर एक तरफ दिया तेल शोधनशाला अर्थात रिफाइनरी दी गई है और दूसरी तरफ स्टेट या राज्य दिए गए। तो पहला विकल्प है बरौनी और राज्य दिया है बिहार। अगला विकल्प है मथुरा उत्तर प्रदेश, जामनगर राजस्थान और मैंगलोर कर्नाटक। तो इसमें क्या जवाब सही दे रहा कि कौन सा सुमेलन नहीं है, ऐसी कौन सी रिफाइनरी है जिसका राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है जामनगर। जामनगर राजस्थान में नहीं है, कहां है? तो आपको याद रखना है गुजरात में है। जामनगर कहां पर है? तो गुजरात में है। और यह रिफाइनरी का स्वामित्व किसके पास है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास इस रिफाइनरी का स्वामित्व है, यह भी आपको याद रखना है। और यह रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा संचालित की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है अभी हाल ही में चर्चा में रही सुरेखा यादव के बारे में कौन सा कथन सही है? अभी हाल ही में चर्चा में रही सुरेखा यादव के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है वह पहली महिला लोको पायलट रही हैं। दूसरा विकल्प है वह लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव रही हैं। और तीसरा विकल्प है कि वह एक रक्षा वैज्ञानिक है। और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं।
तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है कि वह भारत की पहली महिला लोको पायलट रही हैं। वह भारत की पहली महिला लोको पायलट रही हैं और चर्चा में क्यों है? क्योंकि उन्होंने अभी सेवानिवृत्ति ली है। ठीक है, वो अपने पद से सेवानिवृत्त हुई है, इसलिए वो पुनः चर्चा में है और महिला सशक्तिकरण को दर्शा रही है। तो वह भारत की पहली महिला लोको पायलट रही। नाम का आपको याद रखना है, सुरेखा यादव। अब बचे विकल्पों पर चर्चा करेंगे। वह लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव रही है, तो विकल्प तो आपको सही मिल गया, लेकिन हम जानेंगे कि लोकसभा की प्रथम महिला सचिव कौन रही है। तो आपको नाम याद कर लेना है, स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव रही है, भी आपको नोट कर लेना है। लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा चर्चा जो नामों की होती है उनमें नाम आता है टेसी थॉमस का। टेसी थॉमस। टेसी थॉमस को भारत की अग्निपुत्री कहा जाता है, अग्निपुत्री। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आदर्शों पर चलने वाली महिला है और रक्षा वैज्ञानिक है और अग्नि मिसाइल की ऐसी कई श्रृंखलाएं हैं जिनमें इनका सराहनीय योगदान रहा है। टेसी थॉमस, अग्निपुत्री, यह भी आपको याद रखना है। स्नेहलता श्रीवास्तव भारत की पहली महिला लोको पायलट रही हैं जो कि अपने पद से अभी सेवानिवृत्त हुई हैं और भारत की पहली महिला लोकसभा महासचिव का नाम हमने यहां पर लिख दिया है, स्नेहलता श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं, आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है यार। यूनेस्को के नए महानिदेशक खालिद अल अनानी किस देश के नागरिक हैं? यूनेस्को एक विश्व प्रसिद्ध बहुचर्चित संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी आपको याद रखना है फ्रांस के पेरिस में। जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। तो अभी चर्चा में यह संगठन फिर से आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसके नए महानिदेशक चुने गए हैं। तो चार विकल्प यहां पर आपको दिए गए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान और मिस्र। तो हमारे आज के अंतिम प्रश्न का सही जवाब है मिस्र। ये मिस्र के नागरिक है। नाम इनका आपको याद रखना है, खालिद अल अनानी। खालिद अल अनानी किस देश के नागरिक है? तो मिस्र के नागरिक है। किस पद पर आसीन हुए? तो आपको याद रखना, यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त हुए। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई? यह भी आप लिख लीजिएगा, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1945 में हुई। इसका मुख्यालय भी आप लिख लीजिएगा, कहां है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। आप हमारे जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दें और लगातार जो लोग चैनल से जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले हैं, उनका सबका हम पुनः आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।